उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सही सलामत बाहर निकाल लिया जाता है, जिसमें 4 इंच का एक पाइप सुरंग में फंसे श्रमिकों के लिए वरदान बन जाता है। कैसे 4 इंच का एक पाइप 41 श्रमिकों को 17 दिनों तक जीवित रख पाता है और कैसे भारतीय रैक माइनर्स की कार्यकुशलता दुनिया को हैरत में डाल देती है कि जहां बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गई, वहां मानव कारीगरी ने असंभव को संभव कर दिखाया। लेकिन ये जानने से पहले आइए देखते हैं दुनिया के उन चर्चित और कठिन बचाव अभियानों को जो सिलक्यारा सुरंग हादसे जैसे ही कठिन और मिलते जुलते हैं। इन अभियानों ने दुनिया का ध्यान आकर्षित तो किया ही, साथ ही उनके हैरत अंगेज बचाव कार्य अभियान को देख दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। 13 नवंबर 1989 को पश्चिम बंगाल के रानीगंज के महावीर खदान में कोयले से बनी चट्टान को विस्फोट करके तोड़ा जा रहा था। रात को खदान में काम करते हुए श्रमिकों ने नोटिस किया कि कोई ब्लास्ट हुआ है, जिससे कोयला खदान के बाहर की सतह क्रैक हो गई है। उस ब्लास्ट से पूरी खदान हिलने लगी थी। इस दरार की वजह से पानी का तेज बहाव अंदर आ गया। बाढ़ इतनी तेज आई कि अंदर फंसे 6 श्रमिकों ने मौके पर ही अपनी जान गंवा दी और जो लिफ्ट के पास थे वे तुरंत बाहर निकल गए, लेकिन अंदर 65 श्रमिक और थे जो बुरी तरह फंस गए थे। करीब 104 फीट गहरी रानीगंज की इस कोयले की खान में उस दिन तकरीबन 232 श्रमिक काम कर रहे थे। ट्रॉली की मदद से जैसे तैसे 161 मजदूरों को तो बाहर सुरक्षित निकाल दिया गया, लेकिन बाकी 65 श्रमिक फंसे रह गए। वैसे ये खदान 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल के रानीगंज में बनाई गई थी। इस कोल माइन में बड़ी ही बेतरतीब तरीके से काम लिया जाता था। ना कोई पिलर्स होते थे और ना ही कोई ऐसी दीवार जो होने वाले हादसे को रोक सके। लेकिन जब हादसा हुआ, हादसे के वक्त जसवंत सिंह गिल बतौर एडिशनल चीफ माइनिंग इंजीनियर वहां तैनात थे। जसवंत सिंह गिल ने वहां मौजूद अफसरों की मदद से पहले पंप के जरिए पानी बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन ये तरीका कारगर नहीं रहा। इसके बाद उन्होंने वहां कई बोर खोदे, जिससे खदान में फंसे मजदूर तक जिंदा रहने के लिए खाना पानी पहुंचाया जा सके। हालांकि जसवंत सिंह गिल राहत और बचाव की ट्रेनिंग ले चुके थे, इसलिए उन्होंने माइन में उतरने का फैसला किया। कई लोगों ने और सरकार ने इस बात का विरोध भी किया, लेकिन जसवंत सिंह गिल ने किसी की बात न मानते हुए नीचे उतरने का फैसला किया। उन्होंने उन श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए जी जान लगा दी। उन्होंने अंदर फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए विशेष तरह का कैप्सूल बनाया। जसवंत सिंह गिल ने स्टील का एक ऐसा कैप्सूल बनाया जो 2.5 मीटर लंबा था। इस कैप्सूल की मदद से एक नया बोर बनाया गया और 12 टन की क्रेन की मदद से उस कैप्सूल को नीचे पहुंचाया गया। उनके दिए आइडिया से खदान में से एक एक कर लोगों को कैप्सूल के द्वारा 6 घंटे में बाहर निकाल लिया गया। जब तक सभी 65 लोगों को खदान से बाहर नहीं निकाल लिया गया, जसवंत सिंह खुद भी बाहर नहीं आए। इस बहादुरी के लिए 2 साल बाद 1991 में राष्ट्रपति आर वेंकटरमन के हाथों से सिविलियन गैलेंट्री अवार्ड यानी कि सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया। साथ ही कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर किया। वहीं इस हादसे में दिलेरी दिखाने वाले इंजीनियर जसवंत सिंह गिल का नाम 29 साल बाद लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। रिकॉर्ड में नाम दर्ज करते हुए ये बताया गया कि आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने अकेले किसी कोयले की खान में फंसे इतने लोगों को बचाया हो। जसवंत सिंह गिल ने श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए विशेष तरह का कैप्सूल बनाया, जिसकी मदद से श्रमिकों को बाहर लाया जा सका और उनकी जान बचाई जा सकी। इसके बाद से ही जसवंत सिंह गिल को कैप्सूल गिल के नाम से भी पुकारा जाने लगा। इस सफल बचाव अभियान के बाद से दुनिया के कई खदानों में राहत बचाव के लिए इसी कैप्सूल की तर्ज पर कैप्सूल का इस्तेमाल हुआ। इस
अभियान पर अभिनेता अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म मिशन रानीगंज इस वर्ष 6 अक्टूबर को रिलीज हुई है। 24 जुलाई 2002 अमेरिका में समरसेट काउंटी पेंसिल्वानिया क्यूक्रिक माइनिंग कंपनी के श्रमिकों द्वारा देर रात एक दीवार तोड़ी जाती है। 72 मिलियन गैलन पानी खदान में बह जाता है। 18 श्रमिक पानी भरे कब्र से जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकल आते हैं, लेकिन बाकी के 9 श्रमिक वहां फंस जाते हैं। 25 जुलाई 2002 बचाव कार्य शुरू होता है। 9 श्रमिक सतह से 240 फीट नीचे एक कक्ष में फंसे हुए थे जो केवल 4 फीट ऊंचा था। बचाव कर्मियों ने सबसे पहला काम लोगों को हवा देने के लिए छेद करने का किया। अन्य लोगों ने भी खदान में पानी निकालने के लिए छेद करने का काम किया कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकाला जा सके। 27 जुलाई की रात बचाव कर्मियों ने एक ड्रिल का उपयोग करके श्रमिकों से लगभग 300 फीट दूर खदान में एक छेद किया। उन्होंने छेद में एक माइक्रोफोन और स्पीकर डाला तो पता चला सभी 9 श्रमिक जीवित हैं। इसके बाद एक बड़ा ड्रिल रिग वेस्ट वर्जीनिया खदान से मंगाया जाता है और ड्रिलिंग शुरू की जाती है। इस बीच जो 9 श्रमिक फंसे थे वो लगातार अंदर से टैपिंग कर रहे थे, यानी कि किसी चीज़ से ठोक ठोक कर अपने लोकेशन और सही सलामत होने की जानकारी दे रहे थे, जिससे बचाव कर्मियों को ड्रिलिंग की जगह चुनने में मदद मिल रही थी। लेकिन ड्रिल बिट लगभग 100 फीट नीचे चट्टान में फंस जाता है और टूट जाता है, क्योंकि जहां खुदाई की जा रही थी उस लोकेशन पर चट्टान मिल जाने से खुदाई दूसरे लोकेशन से, जो कि पहले खुदाई वाली जगह से 65 फीट दूर था, नए उपकरणों के साथ खुदाई शुरू की जाती है। हालांकि माइन में फंसे श्रमिकों की ऑक्सीजन लगातार कम हो रही थी, क्योंकि उनके आसपास पानी बढ़ रहा था और वहां ठंड के कारण श्रमिक एक दूसरे से चिपक कर खुद को गर्म रखकर बचाव कर्मियों के आने की राह देख रहे। कुछ घंटों के बाद पहली बचाव सुरंग से टूटा हुआ ड्रिल का टुकड़ा निकाल लिया जाता है और थोड़ी देर बाद इसमें फिर से ड्रिलिंग शुरू कर दी जाती और कुछ ही घंटे के बाद ड्रिल 240 फीट भूमिगत खदान कक्ष में घुस गई और 77 घंटे की जद्दोजहद के बाद 28 जुलाई को बचाव दल ने 9 श्रमिकों को एक एक करके सफलतापूर्वक निकाल लिया। 5 अगस्त 2010 को चिली में सेंट जोस सोने तांबे की खदान धंस गई, जिसमें उस वक्त 33 श्रमिक काम कर रहे थे। खदान के धंसने से सभी 33 लोग ज़मीन से करीब 700 मीटर नीचे फंस गए। वो जहां फंसे थे वो जगह खदान के मुहाने से 5 किलोमीटर दूर थी, इसलिए उनके जिंदा बचने की उम्मीद बहुत कम थी। कई दिनों तक रेस्क्यू में लगे रहने के बाद रेस्क्यू टीम को वो तरीका याद आया जिसे 1989 में भारत के बंगाल में जसवंत सिंह गिल ने इजाद किया था और 65 मजदूरों को एक खदान से जिंदा बाहर निकाला था, यानी स्टील की चादर के कैप्सूल बनाकर बोरहोल के जरिए श्रमिकों तक पहुंचाना। चिली सरकार ने इसी आइडिया पर काम शुरू करवाया। खदान के ऊपर जगह जगह पर कई बोर होल किए गए। हादसे के 17वें दिन रेस्क्यू की एक टीम एक कैप्सूल के जरिए खदान के हिस्से में गई, जहां उन्हें एक नोट लिखा हुआ मिला कि शेल्टर में हम सभी 33 लोग ठीक हैं। जिस शेल्टर की बात नोट में लिखी गई थी वो एक इमरजेंसी शेल्टर था जो 50 वर्ग मीटर एरिया में फैला हुआ था, यानी श्रमिक इसी में थे। इस शेल्टर में बैठने के लिए 2 लंबी बेंच पड़ी थी, लेकिन वहाँ वेंटिलेशन की दिक्कत थी क्योंकि 33 लोग इसमें एक साथ जमा हो गए थे और वेंटिलेशन की दिक्कत ना हो इसलिए कुछ श्रमिक पास की एक सुरंग में चले गए थे। और श्रमिकों के छोड़े नोट मिलने के बाद से चिली की पूरी सरकार सिर्फ इस काम में जुट गई। नासा से लेकर दुनिया भर की कई एजेंसियों ने उसका सहयोग किया और 2 महीने बाद 13 अक्टूबर 2010 को एक रेस्क्यू टीम श्रमिकों तक पहुंच गई। फिर सभी 33 मजदूरों को कैप्सूल के जरिए एक एक कर बाहर निकाला गया और इस तरह 69 दिनों बाद रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ।
कैप्सूल को चिली के राष्ट्रीय झंडे के रंग में पेंट किया गया था और इस अभियान को दुनिया भर में टेलीविज़न पर देखा गया। 7 जून 2014 दोपहर के आसपास स्पेलेयोलॉजिस्ट और केवर जोहान वेस्टहॉसर और उनके 2 सहयोगी रेसेडिंग गुफा में उतरते हैं। रेसेडिंग गुफा जर्मनी की सबसे गहरी और सबसे लंबी गड्ढे वाली गुफा है। अगले ही दिन जोहान वेस्टहॉसर चट्टान से गिर जाते हैं और हेलमेट पहनने के बावजूद उन्हें सर पर चोट लग जाती है। इस समय तक जोहान और उनके सहयोगी गुफा में लगभग 1000 मीटर नीचे उतर चुके थे। वहाँ न कोई रेडियो और न सेल फोन की सुविधा थी। इस दुर्घटना के बाद उनका एक सहयोगी उनके साथ रुकने का फैसला करता है और दूसरा सहयोगी बाहर जाकर मदद लाने के लिए गुफा से निकलने का फैसला करता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जहाँ वे थे वहाँ से बाहर गुफा का द्वार 6 किलोमीटर दूर था। 10 घंटे की कठिन चढ़ाई करके उनका सहयोगी बाहर निकलता है और कॉल करके दुर्घटना की सूचना देता है। उसी शाम गुफा बचावकर्ताओं की 3 टीम, जिसमें कुल 11 लोग थे, गुफा में उतरते हैं और सबसे पहले वे दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर गुफा लिंक प्रणाली स्थापित करते हैं ताकि अंदर और बाहर सूचनाएं भेजी और ली जा सके, क्योंकि गुफा के मुहाने से दुर्घटना स्थल 6 किलोमीटर अंदर था। 11 जून की शाम को एक डॉक्टर दुर्घटना स्थल पर पहुंचता है और जोहान के सर पर लगे चोट का इलाज करता है। तब तक रात के वक्त दूसरा डॉक्टर भी वहां पहुंच जाता है। दोनों डॉक्टर निर्णय लेते हैं कि जोहान को बाहर ले जाया जा सकता है, वो बाहर ले जाने के लिए फिट है। तब तक जर्मनी और ऑस्ट्रिया से पर्वतीय बचाव दल राज्य और संघ पुलिस के हेलीकॉप्टरों की मदद से घटनास्थल पर पहुंच चुके होते हैं। अब जोहान को निकालने की दिक्कत थी क्योंकि रास्ता काफ़ी उबड़ खाबड़ और संकरा था। जहां एक समय में सिर्फ 60 लोग ही गुफा में थे, गुफा के रास्तों को रस्सियों, बोल्टों और फुटरेस्ट से सुरक्षित किया जाने लगा। संकरे रास्ते के कारण कुछ भी अंदर और बाहर ले जाना मुश्किल था और इंजन और मशीनरी का उपयोग नहीं किया जा सकता था, इसलिए सब कुछ हाथों से ही करना पड़ा। जोहान को बाहर ले जाने के लिए स्ट्रेचर को कुछ हद तक शॉक प्रूफ बनाया गया। इस सब प्रक्रिया में कई दिन लग गए। कभी स्ट्रेचर तो कभी बचाव कर्मी संकरे रास्तों पर अपने हाथों से उठाकर जोहान को आगे बढ़ते। गुफा के मुहाने पर, क्योंकि मुहाना नीचे की तरफ था, तो एक मैनुअल चरखी बनाई गई। उसकी मदद से जोहान को रिसाइडिंग गुफा से लिफ्ट कर निकाला गया। वहां से उन्हें हेलीकॉप्टर के द्वारा ट्रॉमा अस्पताल ले जाया गया। इस काम में 11 दिन लग गए और बहुराष्ट्रीय समूह के 700 से अधिक सदस्यों ने इस काम में मदद की, जिसमें इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, क्रोएशिया और अन्य देश शामिल थे। इस कठिन काम को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि इसके बचाव कार्य में लगी वस्तुओं का कचरा 1 टन से अधिक था, जिसमें खाद्य स्क्रैप, प्लास्टिक पैकेजिंग, ड्रिल, बैटरी और चिकित्सा सामग्री थी। जैसे गुफा से साफ करने में 6 साल लग गए और ये 2020 तक साफ हो पाया और इसे साफ करने में कुल खर्च 1 मिलियन यूरो आया। वैसे इस खर्च का बड़ा हिस्सा खुद जोहान वेस्टहॉसर ने उठाया। सुखद बात ये रही कि जॉन 2016 में ही पूरी तरह ठीक हो गए और वे अब भी गुफाओं की खोज करते रहते हैं। 23 जून 2018 थाईलैंड की वाइल्ड बोर्स फुटबॉल टीम अपने कोच के साथ गुफा में जाते हैं, जिसमें 12 से 16 साल के बच्चे और एक कोच शामिल था। ये बच्चे और कोच एक 4 किलोमीटर लंबी गुफा में फंस जाते हैं। ये अक्सर गुफा में घूमने आते थे, लेकिन उस रोज उनसे एक गलती हो गई। उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि जून का महीना बारिश का महीना है और तब गुफा में पानी भर जाता है। 3 किलोमीटर जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि पानी बढ़ने लगा है। बचने के लिए वे गुफा में अंदर की ओर बढ़े। जब काफ़ी देर तक पानी यूं ही बढ़ता रहा, उन्होंने गुफा के अंदर एक जगह पर आसरा ले लिया।
इन बच्चों और उनके कोच को तैरना नहीं आता था और गुफा की तंग संकरी सुरंग से तैरना वैसे भी नामुमकिन था। गुफा के बाहर बच्चों के घर वाले उनके वक्त पर ना लौटने से परेशान हो गए थे। उन्हें पता था कि बच्चे अक्सर गुफाओं में घूमने जाते हैं। वहाँ उन्होंने उनकी साइकिल खड़ी देखी और उन्हें समझते देर नहीं लगी कि बच्चे अंदर फंस गए हैं। तुरंत बचाव दल के लोगों को बुलाया गया। थाईलैंड की नेवी के लोग भी मदद के लिए आए, लेकिन किसी को भी बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि बच्चे कुछ ज़्यादा ही अंदर थे। लेकिन पानी से भरी गुफा में घुसने के लिए केव ड्राइवर्स का आना ज़रूरी था। केव ड्राइविंग का मतलब गुफा में तैराकी, जिसके लिए विशेष ट्रेनिंग और कौशल की ज़रूरत होती है। दुनिया में चुनिंदा लोग ही इसका कौशल रखते हैं। केव ड्राइवर्स के आने तक कुछ ना कुछ करना ज़रूरी था, इसलिए कई दिनों तक पंप की मदद से गुफा से पानी निकालने की कोशिश की गई, जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बीच बीच में होने वाली बारिश से पानी दोबारा अंदर आ रहा था। 5 दिन बाद भी जब कुछ नहीं हो सका, थाईलैंड के सरकार ने विदेशों से मदद मांगी। यूके, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से खास केव ड्राइवर्स बुलाए गए। इन लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन ये काम मुश्किल साबित हो रहा था। पहले तो गुफा के अंदर पानी का बहाव उल्टी दिशा में था। गुफा में कई जगह खड़ी चट्टानें थी। चट्टानें इतनी संकरी थी कि आदमी का खड़ा होना भी मुश्किल था और पूरी गुफा में गुप्त अंधेरा था और बरसाती पानी भी गंदा मटमैला हो चुका था। हफ्ता गुजर गया, वक्त बीतता जा रहा था। अंदर ना रोशनी थी, ना खाने को था, ना पीने को। ऊपर से गुफा में ऑक्सीजन का स्तर भी लगातार गिरता जा रहा था। उम्मीद कम थी, फिर भी बचाव दल काम करता रहा। फिर 8 दिन बाद 1 जुलाई के रोज उम्मीद की किरण दिखाई दी। यूके के 2 केव ड्राइवर्स तैरते हुए किसी तरह बच्चों तक पहुंच गए। उन्होंने देखा बच्चे कमज़ोर दिख रहे थे, लेकिन सही सलामत हैं। 1 हफ्ते तक बच्चों ने गुफा की छत से टपकने वाली बूंद को इकट्ठा कर पीने का इंतज़ाम किया था। ये जानकर कि बच्चे सही सलामत हैं, अब उन्हें सुरक्षित निकालने की तैयारी शुरू हुई। 6 जुलाई को दुनिया भर से लगभग 100 तैराक इस काम के लिए थाईलैंड पहुंचे। तब तक लगातार पानी पंप कर निकाला जा रहा था ताकि ऑपरेशन में आसानी हो। 7 जुलाई को आधिकारिक ऐलान हुआ कि तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। बचाव दल ने गुफा के अंदर कुछ 1.5 किलोमीटर दूर ऑपरेशन का बेस तैयार किया, जहां से डाइविंग कर बच्चों तक आया जा सके। रास्ते में एक गाइडिंग रस्सी लगाई गई ताकि कोई रास्ता न भटके। हर बच्चे के लिए ड्राइविंग सूट का इंतज़ाम किया गया। केव ड्राइवर्स बच्चों को अपने साथ लेकर चलते और संकरे रास्तों पर उन्हें आगे की ओर ढकेल देते। 1.5 किलोमीटर तक बच्चों को तैरा कर लाया जाता। क्योंकि बच्चों को तैरना नहीं आता था, इसलिए उन्हें बेहोशी की दवा दी गई थी कि वो रास्ते में तैरते वक्त घबराए नहीं, क्योंकि केव ड्राइवर्स उन्हें पकड़कर तैर रहे थे। उन्हें बैग से लपेट दिया गया था और उसमें लगे हैंडल को डाइवर्स लगातार पकड़े रहते। 4 की संख्या में 12 बच्चों को निकाल लिया गया। बच्चों के कोच को अंत में निकाला गया। 18 दिन चला ये रेस्क्यू। 10 जुलाई को पूरा हुआ। भारत में पंप बनाने वाली किर्लोस्कर कंपनी ने अपने विशेषज्ञों को गुफा से पानी निकालने थाईलैंड भेजा था। हाल के वर्षों में यह सबसे चर्चित अभियान था, जिसमें 100 के करीब गोताखोर सहित 10,000 लोग शामिल हुए। लेकिन इस बचाव अभियान में थाईलैंड के पूर्व नेवी कमांडो कुनन की मौत हो गई। 12 नवंबर सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए चलाए गए संयुक्त अभियान की राह में बार बार अवरोध आते रहे, लेकिन हमारे श्रमिकों और ना हमारे बचाव कर्मियों ने हार मानी। लेकिन
कैसे एक 4 इंच व्यास के 70 मीटर लंबे स्टील पाइप ने, जिससे पहले सुरंग में फंसे श्रमिकों ने शाम में सुरंग से पानी छोड़कर संकेत दिया कि वे सुरक्षित हैं। इसके बाद ऑक्सीजन और रसद के साथ ज़रूरी दवाइयाँ भी इसी पाइप के जरिए श्रमिकों तक पहुँचाई गई और इसी पाइप से वे लगातार स्वजनों को भरोसा दिलाते रहे कि उन्हें कुछ नहीं होने वाला। 20 नवंबर को 6 इंच व्यास का स्टील का पाइप डाला गया ताकि उनको खाद्य सामग्री और ज़रूरी वस्तुएं पहुंचाई जा सके, लेकिन पूर्व के 9 दिन इसी 4 इंच पाइप से कानों में पड़ने वाली आवाज़ उनमें जीवन के प्रति आस बढ़ाती रही। 12 नवंबर की सुबह जब भूस्खलन हुआ था, 41 श्रमिक अंदर फंस गए थे। करीब 12 घंटे तो उनसे संपर्क ही नहीं हो पाया था। सुरंग में फंसे कोटद्वार निवासी गब्बर सिंह नेगी ने जब उसी दिन देर शाम पहले से बिछे 4 इंच मोटे स्टील पाइप से बाहर पानी छोड़ा, ये देख बचाव टीम को उनसे संपर्क साधने का जरिया मिला। तब से 20 नवंबर तक इसी पाइप से ऑक्सीजन और ज़रूरी दवाएं सुरंग में पहुंचाई जाती रही। सुरंग में कैद श्रमिकों से 9 दिनों तक बचाव टीम और परिवार के लोगों की बातचीत भी इसी पाइप के माध्यम से होती रही। इस पाइप से गूंजने वाली आवाज़ श्रमिकों और जीवन की डोर को बांधे रही और जब बड़ी बड़ी मशीन भी लोहे के बने जाल में फंस गई, तब अंतिम विकल्प के रूप में रेड माइनर्स आ गया और गैती, फावड़ा, टोकरी और रस्सी जैसे पारंपरिक सामानों से खुदाई कर अपने हुनर को जग जाहिर कर दिया। रेड माइनस टीम के 6 सदस्यों ने 30 घंटे के भीतर ही बचाव अभियान में आई सबसे बड़ी बाधाओं को दूर कर दिया और 400 घंटे सुरंग में कैद रहे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने में निर्णायक भूमिका निभाई। आप इन अविश्वसनीय और अद्भुत बचाव कार्यों के बारे में अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।